गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ चुके थे। संसाधन किसे कहते हैं और उसके प्रकार के बारे में जाने। मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन को भी दो प्रकार में बांटा गया, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय में भी दो प्रकार कौन कौन था, जैव और अजैव। वो सब के बारे में हम पिछला वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके थे। अब उसके आगे प्रकार हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कृपया वीडियो पूरा देखें, समझ में ना आए तब स्किप कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार होते हैं संसाधन के? चार। पहला कौन होता है? व्यक्तिगत संसाधन। इसको देखते हैं। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर एवं अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन ही हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। अन्य व्यक्तिगत संसाधन ऐसी संसाधन होता है जो क्या व्यक्तियों के पास खुद होता है, जिसके लिए वो क्या करता है। जैसे हमारे लिए ज़मीन है, उसके लिए सरकार को क्या दे रहे हैं? लगान दे रहे हैं, लेकिन उसका अधिकार फिलहाल किसका है? मानव का है। जैसे हम कोई तालाब को, अपना कुआं या कुछ इस तरह का सामान जो कुआं, बगीचा, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। अगर हम कुआं कोड़वाए हैं तो दूसरा व्यक्ति आके नहीं बोल सकता है कि ये मेरा कुआं है। बोल सकता है कि ऐसा? वो क्या हुआ? व्यक्तिगत संसाधन हुआ। अगर हम कलम लिए तो ये क्या है? मेरा व्यक्तिगत संसाधन है, हम अपने लिए लिए हैं। वैसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तियों जो खुद के लिए, खुद उपयोगी के लिए कुआं बनवाता है, तालाब बनवाता है, बगीचा लगाता है, पेड़ पौधा लगाता है, उन सभी संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन होता है। समझ में आ गया? व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो अपने घर में से, उसको व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। कुछ जमीन वमीन का हम लगान सरकार को देते हैं, लेकिन अधिकार किसका होता है? व्यक्तियों या हमारा होता है। अब दूसरा देखते हैं, सामुदायिक संसाधन। उसमें व्यक्ति पर्सनल था वो, और ये था क्या है मेरा? ये सोशल में है, यानी सामाजिक के लिए। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। ऐसे संसाधन जैसे हम क्या करते हैं, उसमें एक जन मालिक था, और ये ऐसी चीज़ हो जैसे बोलते हैं सरकारी चापाकल दिया, उसमें किसी एक जन का अधिकार नहीं होता है। क्या होता है? पूरा समाज, जहाँ जितना घरों का वो दे, वहाँ आसपास के सभी का अधिकार होता है। कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि ये मेरा चापाकल है, मेरा तालाब है या मेरा नदी है। देखते हैं उस तरह। गांव में चरम भूमि, शमशान। क्या जो शमशान में होता है किसी एक व्यक्ति के लिए होता है? शमशान किसी एक व्यक्ति के लिए होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो सामुदायिक संसाधन है। जिसका घर का जो जाना है वहाँ पे शमशान मरता है तब जा सकता है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा शमशान है सिर्फ हम ही जाएंगे, दूसरा जाओ कहीं, वैसी चीज़ वो नहीं होती है। जैसे मंदिर, मंदिर किसी एक व्यक्तिगत का हो सकता है? मंदिर नहीं होता है। घर में बना लेते वो अलग बात है, फिर भी वो व्यक्तिगत नहीं होता है। अगर आपके घर को आता है कि थोड़ा प्रणाम करेंगे तो आप नहीं दीजिएगा प्रणाम करने। एक रकम से सामुदायिक ही होती है। मस्जिद, मस्जिद में कोई अकेला नमाज पढ़ता है कोई की? वहाँ बहुत सारा होता है, वो समाज के लिए होता है। परिसर, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, स्कूल, कॉलेज, यानी जो सब के लिए, किसी एक पर्सनल के लिए उपयोगी ना हो, उसे क्या बोला जाता है? सामुदायिक संसाधन। तालाब, भवन, क्या है? किसी एक के लिए होता है तालाब? कोई एक बोलेगा जाके कि हम ही नहाएंगे? वो पर्सनल कोड़वा लिया अपना गाँव दे बरिया में तो अलग बात है, लेकिन अधिकतम वो क्या होता है? समुदाय ही होता है। स्कूल में कोई एक लड़का पढ़ सकता है कि? वहाँ एक लड़का नहीं पढ़ सकता है, पूरा समुदाय के लोग वहाँ पढ़ेंगे, यानी उनके बच्चे। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल। पिकनिक स्थल में क्या बोलेगी तो हमको अकेले घूमने दो, वो क्या होता है? मेरा समुदाय में आता है।
सामुदायिक संसाधन है। कहीं तुमको बोल दे कि पार्क मेरा कौन सा संसाधन है, तो कौन बोलेगी? सामुदायिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि वह किसी पर्सनल के लिए नहीं बना गया है, वो व्यक्तिगत संसाधन ना होके क्या होता है, वह सामुदायिक संसाधन होता है। खेल मैदान कोई एक अकेला खेलता है कि रे? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर रूप में है। संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वलभ होते हैं। समझ में आ गया? व्यक्तिगत संसाधन यानी पर्सनल कोई चीज़, सामुदायिक जो हमारा पर्सनल नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ समाज के लोग उपयोग करते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, तीसरा कौन सी होता है? राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। क्या बोला है? राष्ट्र संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। हमारे पास जितने भी संसाधन है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय है। अगर तुम्हारे पास कुआं है, अगर सरकार बोलती है कि उसको थोड़ा सा पानी दो तो देना पड़ेगा, क्योंकि भले मेरा ये व्यक्तिगत संसाधन है लेकिन वो राष्ट्र के लिए क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं देंगे। जब कानून बोले तो हमको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आम जनता के लिए हित करा सकती है अगर कानून चाहे तब। आपने अपने गांवों या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। आप अपने आसपास के बोर्ड देखा होगा, जिसे गैर मुजरा ज़मीन बोला जाता है। वहाँ जहाँ रहता है वहाँ पे क्या बोर्ड लगाया जाता है कि यह सरकार की संपत्ति है, कृपया इसमें हस्तक्षेप ना करें। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। वो सरकार इसलिए रखते हैं क्योंकि जब सरकार का कोई चीज़ बनाने या स्कूल रे, भवन रे या इस प्रकार की जो सामुदायिक के लिए हमारा कुछ लाभ दे सके, उस तरह चीज़ बनाएंगे तो अपने लिए रखती है। ब्लॉक बनाना हो, थाना बनाना हो, वो अपने अधिकार में ज़मीन क्या करती है? रखती है। कौन? सरकार। क्या आप जानते हैं किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन हैं। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। जल संसाधन, वन, जीव, समुद्री 200 किलोमीटर महासागर क्षेत्र तक किसका है? सरकार का है। और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हम लोग क्या पढ़े इसमें? 4 प्रकार का, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा कौन पढ़ने वाले हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागर संसाधन पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसा संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। आइए हम इसमें बताएं, कोई भी देश है उसकी 200 किलोमीटर सीमा तक ले, जैसे महासागर समुद्र ही हम ले लें तो उसका 200 किलोमीटर है, उसको किस पर अधिकार रहेगा? उस देश का। लेकिन उसके बाद जो रहेगा वहाँ कुछ भी संपत्ति रहे, पेट्रोल रहे, गैस रहे, किसी एक देश का अधिकार नहीं है। वो किसका अधिकार है? अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी देशों का मिलकर जिस देश को वो अधिकार देगा वो देश उसका उपयोगी कर सकता है, लेकिन कोई एक देश अकेला उपयोगी नहीं कर सकता है। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र उपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम और एक प्रकार कौन? विकास के स्तर पर संसाधन का 4 वर्गीकृत किया गया है। विकास के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रकारों में। कौन कौन? संभावित संसाधन पहला होता है, देखते हैं हम इसके बारे में। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे
उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। संभावित संसाधन में इसी संसाधन होगी, यानी अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन ऐसा उसमें है कि आगे चलकर फ्यूचर में किसी भी ना किसी तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे। उसी को क्या बोला जाता है? संभावना है कि वहाँ का संसाधन मौजूद है, उसका उपयोग आगे चल के करेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी प्रेजेंट में हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसे हम संभावित संसाधन बोलते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र की खनिज, हिमालय क्षेत्र की खनिज जो बहुत सारा खनिज है जो अभी उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन संभावना है कि आने वाले समय में हम उसका उपयोग करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? संभावित संसाधन। संभावना है, अभी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम में महंगा है। क्या है? उसको अभी इसलिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको हम निकालने के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए क्या करते हैं हम? अभी वह रखा गया है, बाद में हम जब भी आवश्यकता पड़ी तो उसको हम फ्यूचर में अपने काम के लिए संसाधन बना सकते हैं। ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे? संभावित संसाधन। संभावना है आगे उपयोग करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। हमारा जो राजस्थान एवं गुजरात में है वो क्या है? पवन ऊर्जा बहुत ही असीमित संभावना में है, बहुत सारा, एकदम बहुत, जो अभी तक उसका जिस तरह उपयोग होना चाहिए उस तरह हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संभावना क्या है? आगे जाकर हम उसका अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। वैसे संसाधन संभावित संसाधन होती है, जो हमारा पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, कभी ना कभी वो मेरा क्या होगा? काम में आएगा। अब और दूसरा देखते हैं, विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका क्या सर्वोच्च प्रांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीक और उनकी संभवता पर निर्भर है। क्या है? क्या निर्भर है? इसमें बताया गया है यानी विकास, ऐसा संसाधन जो अगर हम बोला लाएं, मतलब बहुत सारा, तो बहुत विकसित हो सकता है वो देश, बताया जा चुका है, लेकिन उस पर हम अभी काम नहीं कर रहे हैं। उसे संसाधन को क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। जब भी वो संसाधन हमारे क्षेत्र में आएगा या हमारे देश में आएगा तो बहुत विकसित हो जाएगा, वैसी को क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। तकनीक और संभावनाएं पर निर्भर है। अब और देखते हैं तीसरा क्या होता है? भंडार संसाधन। कौन? भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरणतः जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई होती है। भंडार संसाधन ऐसी संसाधन को कहते हैं बहुत सारा हमारा भंडार के रूप में क्या है? वो मौजूद है, जो अधिक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी लगा के हम उसका अधिक से अधिक उपयोग कितना भी करें, लेकिन वह कभी ख़त्म नहीं होगा। वैसी संसाधन भंडार में हमारी पड़ी हुई है, जैसे हाइड्रोजन, जल, ये सब क्या है? ऑक्सीजन, यौगिक जिसमें ऊर्जा की उत्पादन असीम क्षमता छुपी हुई है। क्या हुई है? बहुत सारा ऊर्जा उसमें छुपी हुई रहती है, यानी भंडार है, उसमें कोई अतः नहीं है, उसी को क्या बोलेंगे? भंडार संसाधन। लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो बनाने के लिए क्या लगेगा? उच्च तकनीक, यानी ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, जिसके कारण से अभी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बनाने में हमको बहुत सारी महंगी पड़ सकती है और ज़्यादा क्वालिटी टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, तब हम भंडार संसाधन का सही तरीक़े से उपयोग कर पाएंगे। अब जो चौथा होता है, कौन होता है?
संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं। संचित कोश संसाधन किसका अंश है? भंडार संसाधन का ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं उसको? अगर नया नया तकनीक लाएं तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। ये संचित है लेकिन अभी इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी है। यह हमारा क्या है? भविष्य का रोटी है। जब भूख अभी मतलब खाना ख़त्म हो जाएगा तो वहीं से हम लाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं, वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है। समझ में आया? नदी मेरा क्या विद्युत बना सकता है बहुत सारा, जब वो अभी तक हम उतनी मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं। वहीं बहुत सारा डैम है जहाँ पे क्या पानी रुका हुआ है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? संचित भंडार है। आने वाले समय में जब ये ख़त्म हो जाएगी तो वो डैम या नदियों से हमारा बिजली का उत्पादन किया जाएगा, उसी को बोलते हैं संचित संसाधन। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके और पार्ट और इसके प्रकार कितने हैं उसके बारे में फिर डिटेल से चर्चा करेंगे, फिर अभ्यास का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक जय हिंद।